स्टूडेंट, दोबारा एक नए वीडियो के साथ 11th के कुछ चैप्टर्स हैं, उनके कुछ इम्पोर्टेंट्स अपन टॉपिकों की डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर देखो अपन ने चैप्टर 9 से लेकर 15 तक यहाँ पे बोर्ड के ऊपर मेंशन कर दिए हैं और इसके अंदर आपको क्या क्या ध्यान में रखना है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखो जो चैप्टर 9 है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड से आपको क्या क्या अच्छे जो टॉपिक्स हैं वो क्या है, एक तो स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, इनकी जो डेफिनेशन है वो आपको आनी चाहिए भी। स्ट्रेस और स्ट्रेन, इसके अलावा अपन यहाँ पे हुक्स लॉ है उसको भी आपको आना चाहिए। हुक्स लॉ आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, हुक्स लॉ, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इसके तीन जो मॉडुलस हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और वॉल्यूम, ये तीनों आपको आने चाहिए। ये इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग मॉडुलस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा जो वाई की जो वैल्यू होती है यंग मॉडुलस की जो होती है वो स्टील के लिए होती है। तो स्टील का जो यूज़ किया जाता है वो सबसे ज़्यादा अपन जैसे मकानों में, स्प्रिंग बनाने में, बहुत सारी गाड़ी वगैरह इनके अंदर यूज़ करते हैं क्योंकि इसका वाई की जो वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अपन यहाँ पे जो पॉइजन रेशियो है वहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो पॉइजन रेशियो भी आपको ध्यान में रखना है, पॉइजन रेशियो, ठीक है। इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी, जो वायर को अपन खींचते हैं वो लोड लगाकर उसके ऊपर अपन जो लोड लगाएंगे तो उसको अपन स्ट्रेच कर रहे हैं या फिर उसको खींच रहे हैं तो उस टाइम पे जो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं उसको। पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। तो यंग मॉडुलस सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसके ऊपर आपका लगभग एक क्वेश्चन हर एक कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलता है और आपको भी यहाँ पे कल आपको भी यहाँ पे मिलेगा भाई, यंग मॉडुलस के ऊपर एक क्वेश्चन लगभग पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट अपना चैप्टर है बेटा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर अपन देखो इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है उसके अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं वो पास्कल लॉ के ऊपर आती है। तो पास्कल लॉ के ऊपर भी एक आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पास्कल लॉ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फ्यूचर है, यहाँ से भी एक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हर कंपटीशन एग्जाम में भी आता है और आपको भी यहाँ पे एक क्वेश्चन मिलेगा। इसके बाद में देखो फ्लूइड का जो पानी है उसका फ्लो स्ट्रीमलाइन और ट्रूबुलेंट। स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर अपन देख रहे थे कि एक निश्चित क्वांटिटी, एक निश्चित टाइम इंटरवल के अंदर क्या है, इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग, यानी इक्वल फ्लो होना चाहिए। तो उसको अपन स्ट्रीमलाइन फ्लो कह रहे थे। और ट्रूबुलेंट के अंदर वो क्या है, गोल गोल ऐसे राउंडिंग शेप में, जैसे बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है या समुद्र में जो लहरें उठती हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रूबुलेंट फ्लो बोलते हैं। ओके, तो इसके अलावा अपन यहाँ पे इससे भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो और ट्रूबुलेंट फ्लो के कब कन्वर्ट हो जाता है। तो एक नंबर, रेनॉल्ड नंबर से अपन उसको डिफाइन करते हैं, उसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी यानी कोई भी लिक्विड है वो फ्लो हो रहा है तो उसके बीच में आने वाली एक रुकावट को अपन क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। और नीटा से शो करते हैं और नीटा और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रख के जाना है और वो फॉर्मूला आपको विस्कोसिटी वाला देखकर जाना है। इसके अलावा स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो एफ की जो वैल्यू होती है 6 पाई नीटा आर वी, ये आपका क्या होता है, स्टोक्स लॉ होता है। तो स्टोक्स लॉ को भी आपको देखकर जाना है, यानी कोई भी स्पेयर है वो अपन किसी फ्लूइड के अंदर डालते हैं तो उसके पहले डालेंगे तो उस टाइम पे तेज़ी से जाता है और फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो उस टाइम पे जो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं 3 mg तो नीचे की तरफ लगता है आपका बायोन्सी फोर्स, और जो स्टोक्स लॉ जो ऊपर की तरफ लग रहा था तो उसके अंदर जो उसको बैलेंस कंडीशन में आने के बाद में एक दूसरे को अपन ये क्रिटिकल जो टर्मिनल वेलोसिटी है v अपन ये उसको फाइंड आउट करते हैं। तो एक छोटी सी डेरिवेशन यहाँ से भी अपन ने देखी थी, तो उसको भी आपको आज देखकर जाना है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है बर्नौलीज थ्योरम। इस पर वी कितने वी लगा दो तो भी कम पड़ेंगे। हर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को हर बार मिलेगा बर्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर। इसमें क्या होता है,
कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर एनर्जी तीनों ही क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। उसको अपन ने प्रूव करके भी देखा था और अपन उसके एप्लीकेशंस, बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशंस को भी आपको ध्यान में रख के जाना है कि हाइट के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या होती है वाटर की, है ना, जो आपके एयरक्राफ्ट होती हैं उनकी जो शेप और साइज़ कैसी होती है, मैग्नेस इफेक्ट, ये बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, उसके भी आपको देखकर जाना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में आता है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, यानी पानी के ऊपर अपन देखते हैं कि मॉस्किटो या मच्छर मक्खी है वो डूबते नहीं है, वो उसकी सरफेस के ऊपर बैठे रहते हैं। वो किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, इट इज़ ए फोर्स एक्ट पर यूनिट लेंथ, यानी इकाई लंबाई, यानी एक यूनिट लेंथ के ऊपर जो लगने वाला जो फोर्स होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरफेस टेंशन का भी क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिलता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट के अंदर आपने देखा है कि गिलास के अंदर पानी वगैरह डालते हैं तो उसका जो सरफेस होता है, जो टचिंग एरिया होता है उस टाइम पे कर्व्ड सरफेस रहती है, वहाँ पे आपका एंगल जो लेस देन 90 है, यानी अपना देखते हैं कि लेस देन 90 होता है तो उस टाइम पे वो वाटर है वो वीट करता है ग्लास को, ग्रेटर देन 90 होता है तो वीट नहीं करता। जैसे मरकरी के साथ अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ग्रेटर देन एंगल बनता है, 90 से बड़ा एंगल बनता है तो उस टाइम पे वो वीट नहीं करता है। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का भी एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद कैपिलरिटी, तो अपन यहाँ पे एक कैपिलरी ट्यूब होती है जो अपन उस किसको बोलते हैं, जिसके अंदर इसका जो डायमीटर इतना ही होता है कि अपने सर का जो बाल होता है वो ही उसके अंदर इंटर कर सकता है, उस ट्यूब को अपन क्या बोलते हैं, कैपिलरी। इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलेंगे, कैपिलरिटी। जब उसके अंदर फ्लूइड के अंदर अपन उसको डिप करेंगे, डुबोएंगे तो पानी का लेवल है वो क्या है, ऊपर उठ जाता है, तो जिससे उसका जो सरफेस यानी उसका जो लेवल है वो ऊपर उठ रहा है, इसी प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं कैपिलरिटी। तो उसकी हाइट वगैरह के ऊपर भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो ये अपना क्या था, बेसिक सा फॉर्मूला था। तो यहाँ से आपको क्या है, पास्कल लॉ के ऊपर आपको क्या मिलेगा, आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा ज़्यादातर। और यहाँ पे जो स्टोक्स लॉ है ये इनके ऊपर कंपटीशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, वैल्यू पूछी जाती है। अगला चैप्टर है बेटा अपना थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो अगले चैप्टर में अपन देखो क्या करने जा रहे हैं कि थर्मल यानी टेम्परेचर से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस की होती हैं उनसे जुड़ी हुई बातें अपन यहाँ पे रीड करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे टेम्परेचर के और हीट के बारे में जानेंगे। टेम्परेचर के डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स जो अलग अलग हैं उनसे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको पक्का, कि यहाँ से एक न्यूमेरिकल लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में भी मिल जाता है और आपके भी मिलेगा भी न्यूमेरिकल। यानी आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखी वैल्यू तो उसको फ़ारेनहाइट में या रूमर में या केल्विन में चेंज करवा सकता है, तो एक टेम्परेचर दे देगा और बाकी 3 में कन्वर्ट करवा सकता है। तो यहाँ से हर बार एक कंपटीशन में क्वेश्चन आता है। इसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा बीटा गामा, 3 तरह के लीनियर, एरिया और वॉल्यूम, 3 तरह के एक्सपेंशन अपन ने इसके अंदर देखे थे। तो अल्फा बीटा गामा उसके बीच में जो रिलेशन होता है वो भी आपको याद रखना है, अल्फा बीटा गामा। तो 1:2:3:। तो ये आपका क्या है, बेसिकली आपका वो होता है क्या, रेशियो। इसके बाद में अपन बात करते हैं थर्मल स्ट्रेस की, यानी अपन क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके जो दोनों साइड में, यानी अपन कोई भी जैसे सपोज करो ये अपना क्या है, कोई भी रोड है और इसके दोनों साइड को अपन ने बैंड कर दिया इस तरह से दीवारों से, और फिर अपन इसको गर्म कर रहे हैं। तो उसको गर्म करेंगे तो उस टाइम पे इसके अंदर एक्सपेंशन होना चाहिए, लेकिन दोनों साइड में ये एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक स्ट्रेस आ जाएगा और उसी स्ट्रेस को अपन क्या बोलते हैं, थर्मल स्ट्रेस। तो इसके ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आपको ये भी अच्छा टॉपिक है, याद करके जाना है। फिर एनामोलियस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो वाटर का मैंने बताया था कि पहले तो अपन क्या करते हैं, 0 डिग्री से 4 डिग्री तक अपन यहाँ पे क्या देखते हैं कि उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उस टाइम पे जो डेंसिटी है वो क्या होती है, बढ़ती है। तो उस टाइम पे उसका वॉल्यूम कम होगा, उसके बाद में वॉल्यूम क्या है, बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये एक अलग से एनालोमियस बिहेवियर ऑफ वाटर है जिसको आपको ध्यान में रख के जाना है। यानी इसके ऊपर क्या रहता है, 4 डिग्री के ऊपर उसकी डेंसिटी क्या रहती है, कम। ओके तो इसके बाद में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए उसको अपन क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अपन यहाँ से भी उससे भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर ट्रिपल पॉइंट यानी सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेज जो होती हैं वो जिस पॉइंट के ऊपर वो बैलेंस होती हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है लेटेंट हीट।
लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट में क्या होता है कि कोई भी जैसे सब्सटेंस है, जैसे सॉलिड बर्फ़ वगैरह ले लें, आइस ले लें, तो उसको अपन हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है और उसके बाद में टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, तो वो हीट जो अपन ने दी वो उसकी क्या है रीअरेंज होने में कंज्यूम हो जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं लेटेंट हीट। यानी वो आपकी क्या कर रही है, आपकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं उस हीट से वो रीअरेंज होते हैं, तो उस लेटेंट हीट को आपको याद करके जाना है। अच्छा टॉपिक है, एल से डिनोट करते हैं, क्यू अपॉन एम से इसका फॉर्मूला दिया जाता है, इसकी यूनिट वगैरह और पूरा डेफिनेशन और ग्राफ को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके जाना है। फिर अपन यहाँ पे बात करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो थर्मल कंडक्टिविटी और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसने क्या बताया था अभी, यानी द रेट ऑफ कूलिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, यानी टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा तो उसकी कूल होने की जो रेट है वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर लास्ट अपना बचता है स्टीफन लॉ और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो कि क्या है रेडियो एक्टिव, ये आपकी जो ब्लैक बॉडी है जो उसकी रेडिएशन से जो वेवलेंथ वगैरह से जो जुड़ी हुई बातें हैं जो ब्लैक बॉडी से, तो उससे अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे स्टीफन्स लॉ और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को भी आपको देखकर जाना है। ये आपका क्या था, आपका छोटा सा चैप्टर का शॉर्ट वीडियो बनाया है चैप्टर नंबर 11 का। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सबसे पहले अपने 3 लॉ आते हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो जीरोथ लॉ क्या होता है कि कोई भी दो सिस्टम है वो अलग अलग टेम्परेचर पे है और वो तीसरे के साथ क्या है जुड़े हुए हैं, तो थोड़ी देर में देखेंगे तो तीनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो किसको डिफाइन करता है, सबसे पहला कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है तो अपन क्या बोलेंगे, ये टेम्परेचर को डिफाइन करता है, करेक्ट है। तो फर्स्ट लॉ अपन बात करें कि कोई भी हीट दे रहे हैं, टोटल हीट दे रहे हैं, वो 2 भागों में कन्वर्ट हो जाती है उस सिस्टम की, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन में वो टोटल जो हीट उसको दी है वो कंज्यूम हो जाती है, कहने मतलब है 2 भागों में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो फर्स्ट लॉ है इसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल पूछने को आ जाता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जीरोथ लॉ टेम्परेचर को डिफाइन करता है और इसके ऊपर इसका जो फॉर्मूला लिखा जाएगा डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डी वी। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो यहाँ से ये किसको डिफाइन करता है, डेल्टा यू जो लिखा है अपन ने वो क्या होता है, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी को ये क्या करता है, डिफाइन करता है। इसके बाद में आपका आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसके अंदर क्या है, 2 स्टेटमेंट है, केल्विन और प्लांक का और दूसरा है क्लासियस का। तो केल्विन और प्लांक क्या कर रहे हैं और क्लासियस क्या कर रहा है, तो आपने पढ़ा है कि हीट का ट्रांसफ़र वो हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ होता है, कभी भी कोल्ड से हॉट की तरफ नहीं होता है। इसके अलावा अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लास्ट में पढ़ेंगे कार्नोट इंजन है या हीट इंजन है, उन किसी की भी इफ़िशियंसी है वो 100% नहीं हो सकती। तो अपन ये दोनों ही चीज़ें क्या है, दोनों ही लॉ है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अपन यहाँ पे काउंट करेंगे। थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, तो इसके अंदर आपको 4 प्रोसेस याद रखनी है। आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आइडियाबैटिक जिसमें आपकी हीट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसके अलावा आइसोकोरिक और आइसोबारिक। तो आइसोकोरिक के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो ये चारों प्रोसेस आपको ध्यान में रखनी है। इसके अंदर अलग अलग चारों प्रोसेस है, उनका जो वर्क डन है वो भी आपको डेरिवेशन के अंदर निकाला हुआ है और उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर अपन आता है हीट इंजन और कार्नोट इंजन। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है कार्नोट इंजन, है ना। तो कार्नोट इंजन के अंदर चारों प्रोसेस होती हैं, कौन कौन सी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन और आइडियाबैटिक कंप्रेशन। तो फिर उन चारों प्रोसेस को एक साइक्लिक प्रोसेस लेकर अपन क्या है, टोटल जो वर्क डन अपन फाइंड आउट करते हैं लास्ट डेरिवेशन में। और फिर अपन यहाँ पे देखते हैं कि जो उसकी इफिशियंसी है इंजन की, उसके ऊपर एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। तो इफिशियंसी नीटा से लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, 1 - T2/T1 या फिर 1 - Q2/Q1। तो इसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल पूछने को मिल जाता है। तो हर कंपटीशन एग्जाम में लगभग एक कार्नोट इंजन से क्या है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या पहला क्वेश्चन तो ये बन रहा है कि कौन से इंजन की इफिशियंसी ज़्यादा होती है, तो आपको बतानी है वो क्या होती है, कार्नोट इंजन की होती है। और वो किस से निकालते हैं, वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ईटा इक्वल्स टू 1 - T2/T1 या 1 - Q2/Q1। ओके, नेक्स्ट अपना चैप्टर है बेटा काइनेटिक थ्योरी।
ऑफ गैसेस। तो अपन यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर क्या देख रहे हैं कि प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। तो पहला टॉपिक आता है, तो प्रेशर की जो वैल्यू है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसकी कंप्लीट डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। इसके बावजूद अपन देख रहे हैं मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, जो मेन वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी की, वो उसकी भी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। 2/3 ई बार, वो जो इक्वेशन है लास्ट में अपन ड्राइव करके अपन सोल्व करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको आना चाहिए। फिर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो लॉ ऑफ इक्यूपेशन ऑफ एनर्जी। इसके ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, थ्योरेटिकल भी पूछ लिया जाएगा और कंपटीशन में शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको पढ़कर जाना है। इसके बावजूद अपन बात करते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेज। तो इसमें मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, इसकी भी डेरिवेशन आपको देखकर जानी है। सीपी और सीवी, सीपी जो अपन ने बात की थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर कांस्टेंट प्रेशर, तो इसकी, और सीवी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट। इन दोनों का जो रेशियो होता है, गामा जो वैल्यू होती है CP/CV, है ना। तो इन CP और CV की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करके जानी है, मोनो एटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक के लिए, ट्राई एटॉमिक के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस टॉपिक से भी आपको लगभग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और वो मैंने लास्ट वैल्यू यहाँ पे लिखी गामा की 5/3, जो आपको याद रखती है, कंपटीशन में सीधी पूछी जाती है 1.67 होती है। इसी तरह से कंपटीशन में ये भी सीधी पूछी जाती है, गामा इक्वल्स टू डाई एटॉमिक गैस के लिए वो जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1.4 या 7/5। इसी तरह ट्राई एटॉमिक जो जिसके अंदर 3 मॉलिक्यूल्स अलग अलग जो शेप में जुड़े रहते हैं, तो गामा की वैल्यू 4/3 रहती है, 1.33। तो ये आपको क्या है, छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर लगभग कंपटीशन में और आपको लगभग क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके बाद में मीन फ्री पाथ है। तो मीन फ्री पाथ के अंदर भी आपको एक लास्ट वाली जो डेरिवेशन है, जो उसका जो फॉर्मूला है वो लैम्डा से डिनोट करते हैं, वो फॉर्मूला भी आपको देख कर जाना है। तो उससे भी एक क्वेश्चन लगभग पूछ लिया जाता है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बोर्ड के ऊपर डिस्कस कर दी हैं। ओके, अपना चैप्टर बड़ा ओसिलेशन। तो ओसिलेशन के अंदर आपको पीरियोडिक और जो ओसिलेटरी मोशन है उन दोनों की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। और सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो उसके जो आपके एग्जांपल्स हैं उसकी कंप्लीट डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। फिर उससे रिलेटेड अपन क्या है, उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये तीनों की तीनों इक्वेशन तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो एक वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद में उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो कोई भी सिंपल पेंडुलम लेकर अपन उसके ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम हो रही है, कहाँ पे मिनिमम हो रही है, तो उसकी भी वैल्यू आनी चाहिए। फिर उसकी टोटल एनर्जी, और उसके साथ में आपको क्या है, ग्राफ प्लॉट करना है। एक तो यू शेप में आएगा और एक अपोजिट इस तरह से आएगा। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो अनदर फॉर्म में न कंजर्व न होकर, तो अपन देख रहे हैं कि टोटल एनर्जी क्या हो रही है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है। जैसे ही आपका जो पार्टिकल इस साइड में जा रहा है तो उस टाइम पे मैक्सिमम उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, उसके बावजूद वो नीचे की तरफ आ रहा है तो वहाँ पे काइनेटिक मैक्सिमम रहती है। फिर वापस से एक एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है। फिर यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन और उससे जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो भी आपको तैयार करके जाने हैं। फिर सिंपल पेंडुलम है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका टाइम पीरियड आपसे पूछ लिया जाता है 2π√L/g। तो इसके ऊपर लगभग आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मिलेगा और थ्योरेटिकल भी मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सिंपल पेंडुलम। इसके बावजूद अपन लास्ट जो टॉपिक बचता है वो रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के अंदर अपन क्या देख रहे हैं कि कोई भी आपका साउंड सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी और जो उसके पास कोई दूसरा है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है तो उस टाइम पे एम्पलीट्यूड उसका क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो उसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। तो ये टॉपिक आपको जो रेड मार्क किए हैं ये आपको अच्छे से तैयार करके जाने हैं। हर कंपटीशन एग्जाम में इनसे लगभग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर है वेव्स। तो यहाँ से आपके देखो टाइप्स ऑफ वेव्स आपको पता होना चाहिए। मैकेनिकल वेव, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और मैटर वेव है, 3 टाइप की अपनी वेव पड़ी हुई हैं, उनकी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसके बावजूद आता है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, उनकी जो स्पीड है उसको अपने डेरिवेशन से कैलकुलेट किया था तो उसकी भी आपको वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बावजूद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो 2 वेव्स आ रही हैं एक दूसरे सुपरपोज हो रही हैं तो उस टाइम पर उनका सेम फेज में चल रही हैं तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और अपोजिट फेज में चल रही हैं तो घट जाता है। तो दोनों चीज़ें
एनर्जी अपन ने देखी थी, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका इंटरफेरेंस, इसी फिनोमेना को बोलते हैं इंटरफेरेंस। जहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है वहाँ पे साउंड ज़्यादा सुनाई देती है, उसके बावजूद कहाँ कम हो जाता है वहाँ पे कम सुनाई देती है। तो इसकी जो इंटेंसिटी है उसके ऊपर लगभग एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंटरफेरेंस के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 12th में भी आपके ये वापस आएगा लाइट वेव्स के अंदर, तो यहाँ पे साउंड वेव का है, यहाँ पे लाइट वेव्स में आएगा। इसके बावजूद यहाँ पे बीट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, और उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो भी आपसे पूछ ली जाती है। जो यानी बीट क्या होती है कि इंटरफेरेंस में तो अपन क्या लेते हैं, सेम फ्रिक्वेंसी की वेव एक दूसरे पर सुपरपोज करा रहे हैं, और बीट में अपन लगभग सेम नहीं होती है, लगभग थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है, यानी 1 या 2 का डिफरेंस रहता है। तो उस वेव को अपन क्या करा रहे हैं, उसके ऊपर सुपरपोज करवा रहे हैं, तो उस टाइम पे बीट की जो फिनोमेना वहाँ पे सामने आती है। इसी तरह फिर स्टेशनरी वेव, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ओपन और क्लोज पाइप के लिए, उसकी जो अलग अलग वैल्यू है वो आपको याद रखे जानी है, ओपन पाइप के लिए और क्लोज पाइप के लिए। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका है डॉपलर इफेक्ट, जो वेरी गुड अपन यहाँ पे मान सकते हैं, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। इसकी तीनों कंडीशन आपको पढ़ के जानी है। कौन कौन सी हैं, यानी ऑब्जर्वर खड़ा है और उसके सामने साउंड सोर्स आपके सामने बजता हुआ, यानी साउंड सोर्स आपके पास आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी जो आपको है वो अपरेंट फ्रीक्वेंसी वो आपको बढ़ जाती है, यदि आपसे दूर जा रहा है तो वो घट जाती है। तो दोनों तीनों कंडीशन आपको अच्छे से तैयार करके जानी है। आप खड़े हो, साउंड सोर्स मूविंग पोजीशन पे है, ये साउंड सोर्स अपना स्टेशनरी पे है, आप मूविंग पोजीशन पे हो, या फिर दोनों ही मूविंग पोजीशन पे है, तो तीनों कंडीशन आपको अच्छे से देखकर एग्जाम के लिए चाहिए तैयार होकर जाना है। तो डॉपलर इफेक्ट पे लगभग एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था, शॉर्ट अपना वीडियो बनाया है सेकेंड टर्म के लिए, आपके क्लास के लिए। तो आपके कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट्स भी इसके ऊपर फोकस करेंगे। ओके।